क्षैतिज से किसी कोण पर फेंके गए पिंड की प्रक्षेप गति। ये आपकी क्षैतिज रेखा है OX, इसको हम AX अक्ष मानते हैं। O मूल बिंदु है और OX रेखा है। ये OX रेखा क्षैतिज रेखा, इसको X अक्ष मानते हैं। इसके ऊर्ध्वाधर जो रेखा होगी, इस ऊर्ध्वाधर रेखा को क्या कहते हैं? आपका X अक्ष है OX रेखा, और ऊर्ध्वाधर रेखा जो Y है ये क्या है? Y अक्ष। क्या है? Y अक्ष। इस क्षैतिज रेखा से, इस मूल बिंदु से, जिसको प्रक्षेपण बिंदु भी कहते हैं और पिंड को प्रक्षेप कहते हैं, इस रेखा से, क्षैतिज रेखा से कोई पिंड जो है U वेग से, किस वेग से? U वेग से जो है वो क्षैतिज से θ0 कोण पर फेंका जा रहा है। क्षैतिज अर्थात X अक्ष से कैसे फेंका जा रहा है? θ0 कोण पर U वेग से। तो इस वेग का जो है क्षैतिज घटक क्या होगा? क्षैतिज घटक क्या होगा? क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक तो हम निकालने के लिए फार्मूला बताए हैं बढ़िया ढंग से। यहीं से आप लंब ड्राफ कर दीजिए, ठीक है। तो क्षैतिज घटक को, इसको हम क्या मान लेते हैं? UX, और ऊर्ध्वाधर घटक को क्या मान लेते हैं? ऊपर की ओर UY। तो चाहे आप O से यहाँ पर जाइए, चाहे यहाँ से यहाँ आइए और यहाँ से, तो क्षैतिज घटक UX होगा और ऊर्ध्वाधर घटक पहुँचना यहीं पर है, तो क्षैतिज घटक इधर होगा, ऊर्ध्वाधर। तो आप लगा दीजिए sin θ0, क्या हो जाएगा? sin लंब बटा कर्ण, तो लंब क्या हो रहा है? UY, अब कर्ण क्या है? U, तो UY बराबर क्या हो जाएगा? UY बराबर होगा आपका U sin θ0, तो आ गया। और cos θ0 क्या हो जाएगा? आधार आप UX माने हैं, और कर्ण क्या हो रहा है? कर्ण हो रहा है U, तो UX बराबर क्रॉस गुणा हो जाएगा U cos θ0। तो इस तरह से किसी भी पिंड को जब क्षैतिज अर्थात X अक्ष से θ0 कोण फेंकते हैं तो U का क्षैतिज घटक क्या होगा? UX, और UX बराबर आ रहा है U cos θ, और ऊर्ध्वाधर घटक क्या निकाला गया है? UY U sin θ0, ठीक है। यदि किसी पिंड को, अगर पिंड हमारा क्षैतिज दिशा में गति कर रहा है, पिंड कैसे गति कर रहा है? क्षैतिज दिशा में। हाँ, तो ये आपकी UX क्या हुआ? क्षैतिज घटक हुआ, क्षैतिज घटक। और UY क्या हुआ? ऊर्ध्वाधर घटक हुआ, ठीक है। तो क्षैतिज घटक वैसे भी जान लीजिए, जो जुड़ा हुआ होता है U cos θ होता है, और जो ऊर्ध्वाधर सामने होता है वो U sin θ होता है। तो हमने वेक्टर हिसाब, चलिए आपको यहीं पहुंचना है, चाहे सीधा जाइए चाहे यहाँ आइए, यहाँ से ऊपर जाएंगे। तो क्षैतिज घटक इस दिशा में होगा, ऊर्ध्वाधर घटक इस दिशा में होगा, और हम जो है यहाँ निकाल भी चुके हैं। क्षैतिज घटक को हम माने हैं UX, वो U cos θ0 है, और ऊर्ध्वाधर घटक जो है UY है, वो U sin θ है। अगर कोई पिंड क्षैतिज दिशा में चल रहा है, उसकी गति कैसी है? क्षैतिज दिशा में, तो उस पर गुरुत्वीय त्वरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। गुरुत्वीय त्वरण को G कहते हैं, G का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
लेकिन कोई पिंड जो है अगर ऊर्ध्वाधर दिशा में चल रहा है तो उस पर जो है क्योंकि जीव का गुरुत्वीय त्वरण नीचे की ओर कार्य करता है और आपका पिंड ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर कार्य कर रहा है, इस कारण से उस पिंड पर गुरुत्वीय त्वरण का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, इस चीज को मैं लिख भी दे रहा हूं यहाँ पर नीचे। यहाँ लिखेंगे कि मान लिया, तो मैथ निकाल भी दिए इसको हम। अब यहाँ इसी चीज लिख दें, मान लिया किसी पिंड को क्षैतिज अर्थात एक्स अक्ष से θ0 कोण पर फेंका जा रहा है, तो इस पिंड का क्षैतिज घटक क्या हो जाएगा? पिंड का क्षैतिज घटक क्या होगा? हम निकालें ऊपर, क्षैतिज घटक क्या होगा? क्षैतिज घटक ux बराबर u cos थीटा 0 और ऊर्ध्वाधर घटक होगा uy बराबर u sin थीटा 0। पिंड जी गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत कार्य कर रहा है। पिंड जी गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत गति कर रहा है। जी का मान अचर है, जी का मान अचर है। अचर का मतलब निश्चित कितना होता है? 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इसलिए इसको अचर कहा जा रहा है। तथा यह सदैव ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर लगता है। तथा यह सदैव ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर लगता है। क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण की दिशा सदैव क्या होती है? ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर होता है। इस कारण से क्या होगा? अगर कोई पिंड क्षैतिज दिशा में x वेग से चल रहा है तो उस पर गुरुत्वीय त्वरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कोई भी, सुन लीजिए तो उसके बाद मैं लिख भी रहा हूँ इसको, कि कोई भी पिंड अगर क्षैतिज दिशा में चल रहा है तो उसका गुरुत्वीय त्वरण का कोई प्रभाव जी का नहीं पड़ता है, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण दिशा सदैव नीचे की ओर होती है। लेकिन अगर उधर ऊपर की ओर चलेगा तो गुरुत्वीय त्वरण जी का प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण दिशा नीचे की ओर हो रही है और पिंड ऊपर की ओर कर रहा है, इसलिए उसके ऊर्ध्वाधर दिशा में उसके वेग में प्रभाव पड़ेगा। इस चीज को मैं लिख दे रहा हूँ, लगता है। तथा इस कारण से पिंड के क्षैतिज वेग ux पर गुरुत्वीय त्वरण जी का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बशर्ते वायु के अवरोध को नगण्य मान लें।
मतलब वायु का अवरोध, क्योंकि वायु डिस्टर्ब करेगा, कोई वस्तु क्षैतिज में चलेगी तो उसके क्या है, बशर्ते क्या करेंगे, यदि वायु के अवरोध को नगण्य मान लें, यदि वायु के अवरोध को नगण्य, वायु के अवरोध को क्या करेंगे, नगण्य मान लें, नगण्य मान लें, यह मान लें कि वायु नहीं चल रही है, वायु नहीं है, तो पूरी गति के दौरान पिंड का क्षैतिज वेग नहीं बदलेगा, पूरी गति के दौरान पिंड का क्षैतिज वेग नहीं बदलेगा, पूरी गति के दौरान क्या होगा, पिंड का क्षैतिज वेग नहीं बदलेगा, परंतु वेग का ऊर्ध्वाधर घटक, परंतु वेग का ऊर्ध्वाधर घटक ui पर गुरुत्वीय त्वरण के कारण, परंतु वेग का ऊर्ध्वाधर घटक ui गुरुत्वीय त्वरण g के कारण, गुरुत्वीय त्वरण g के कारण बदलता रहेगा। ठीक है ना, कि कोई पिंड क्षैतिज दिशा में चल रहा है तो जिसका क्षैतिज वेग का क्षैतिज घटक क्या है, ux, इस पर कोई गुरुत्वीय त्वरण जी का प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन ऊपर की ओर गति कर रहा है अर्थात ऊर्ध्वाधर दिशा में कर रहा है, तो जो उसका ऊर्ध्वाधर घटक ui है उसका वेग क्या है, हमेशा बदलता रहेगा, क्योंकि जी का मान नीचे कार्य करेगा और उसका ऊर्ध्वाधर घटक ऊपर की ओर कार्य करेगा, तो ऊर्ध्वाधर घटक ui का मान जो है बदलता रहेगा। अब हम निकालेंगे प्रक्षेप पथ का समीकरण। प्रक्षेप पथ का समीकरण। प्रक्षेप माने जो पिंड फेंकते हैं, वो पिंड को जो फेंका जाएगा जिस पथ से गुजरेगा उस पथ का हमको समीकरण। प्रक्षेप माने किसी पिंड को फेंकते हैं तो उसी पिंड को क्या कहते हैं, प्रक्षेप कहते हैं। तो ध्यान दीजिए कि मान लीजिए क्या है आपका, ए एक्स अक्ष है, एक है मूल बिंदु है, ए वाई अक्ष है। किसी पिंड को कैसे फेंका जा रहा है, किसी पिंड को क्षैतिज रेखा के साथ अर्थात एक्स अक्ष के साथ मूल बिंदु से थीटा कोण पर फेंका जा रहा है, ऐसे थीटा 0 कोण पर फेंका जा रहा है यहाँ से। और ए पिंड कैसे गति करता है, पैरेलल, इस तरह से गति कर रहा है। पैरेलल के रूप में गति कर रहा है और इसको u वेग से फेंका गया है। तो हम इसका जो है और मान लेते हैं कि ये पिंड जो है 30 सेकंड बाद यहीं कहीं पर पहुंचता है, P पॉइंट पर पहुंचता है, मान लीजिए कैसे बाद 30 सेकंड बाद। तो यहाँ से यहीं लंब खींच दीजिए, मान लीजिए बिंदु को क्या लिख दें, यहाँ P लिखे, यहाँ Q लिख दे रहे हैं। P से OX पर लंब डाल दीजिए PQ। हम मान लेते हैं कि 30 सेकंड में कोई गेंद जो है वो पैरेलल गति कर रही है, वो P पॉइंट पर पहुंचती है 30 सेकंड में, और
पी से इस क्षैतिज रेखा पर पी क्यू लंब डाल देते हैं। इस तरह से मान लेते हैं कि गेंद जो है क्षैतिज दूरी कितने तय कर रही है, ओ क्यू का मान हम एक्स मान लेते हैं। 30 सेकंड में क्षैतिज विस्थापन कितना हुआ, एक्स हुआ। और ऊर्ध्वाधर ए विस्थापन ऊर्ध्वाधर है, ए क्षैतिज है। इसको हम मान लेते हैं पी क्यू का मान क्या मान लेते हैं, वाई मान लेते हैं। 30 सेकंड बाद विस्थापन है, तो इसका क्षैतिज घटक क्या है, वेग का यू का क्षैतिज घटक भी हम ऊपर निकाल चुके हैं। क्षैतिज घटक को क्या माना गया, इसको यू एक्स माना गया है। और ऊर्ध्वाधर घटक को क्या माना गया है, इस दिशा में यू वाई माना गया है। तो क्षैतिज घटक यू एक्स क्या होगा, यू एक्स बराबर होगा यू कास थीटा 0 होगा क्षैतिज घटक यू एक्स। और ऊर्ध्वाधर घटक क्षैतिज घटक हुआ आपका क्षैतिज घटक ऊर्ध्वाधर घटक क्या होगा, हमने यू वाई माना है, तो ये हो जाएगा यू वाई इक्वल टू यू साइन थीटा 0। देखिए गेंद जो है 30 सेकंड में हम लिख देते हैं भी कि मान लिया किसी पिंड को एक्स अक्ष के साथ थीटा 0 कोण पर मूल बिंदु ओ से यू वेग से फेंका जाता है। तीस सेकंड पश्चात पिंड पी बिंदु पर पहुंचता है। पहुंचता है, पी बिंदु पहुंचता है। तो पिंड का क्षैतिज विस्थापन क्या हुआ, पिंड का क्षैतिज विस्थापन ओ क्यू बराबर हुआ एक्स। और ऊर्ध्वाधर विस्थापन क्या होगा, ऊर्ध्वाधर विस्थापन हुआ पी क्यू बराबर वाई। क्षैतिज दूरी के लिए क्षैतिज वेग चाहिए, क्या चाहिए, क्षैतिज दूरी के लिए क्षैतिज वेग चाहिए या क्षैतिज दिशा में विस्थापन। तो क्षैतिज दिशा में विस्थापन निकालेंगे, क्षैतिज दिशा में विस्थापन, क्षैतिज दिशा में क्या, क्षैतिज वेग चाहिए। तो विस्थापन बराबर क्या होता है, विस्थापन बराबर क्षैतिज वेग गुणे समय, क्षैतिज वेग गुणे समय। तो क्षैतिज विस्थापन क्या माना गया, एक्स अर्थात ओ क्यू है विस्थापन। क्षैतिज वेग क्या है, क्षैतिज वेग को अभी एक्स माने हैं। और कितने समय में गेंद पहुंची है, 30 सेकंड में। टी, तो हमको किसका मान निकालना है, टी का मान। टी बराबर क्या हो जाएगा, या टी इक्वल हो जाएगा ओ क्यू बटे यू एक्स। ओ क्यू का मान कितना है, या टी इक्वल टू ओ क्यू का मान आपका है एक्स। यू एक्स बराबर होता है यू कास थीटा 0। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, 1।
ऊर्ध्वाधर दिशा में विस्थापन निकालेंगे। क्या निकालेंगे? ऊर्ध्वाधर दिशा में विस्थापन, ऊर्ध्वाधर दिशा में विस्थापन। तो ऊर्ध्वाधर दिशा में विस्थापन क्या है? पीछे चित्र हम बना चुके हैं। ऊर्ध्वाधर दिशा में विस्थापन क्या है? पी क्यू है। क्या है? पी क्यू। ऊर्ध्वाधर दिशा में विस्थापन क्या है? पी क्यू। पी क्यू बराबर क्या होगा? पी क्यू बराबर होगा, विस्थापन बराबर क्या होता है? यस बराबर होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ध्यान दीजिए, ऊर्ध्वाधर दिशा में विस्थापन क्या होता है? यस बराबर क्या होता है? पी क्यू बराबर क्या होगा? ऊर्ध्वाधर है। तो एक फार्मूला है आपका कि ऊर्ध्वाधर दिशा में विस्थापन यस बराबर होता है यू टी प्लस हाफ, क्या होगा? यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये फार्मूला है दूरी के लिए। अगर कोई वस्तु गुरुत्वीय त्वरण से चल रही है तो ये तो क्षैतिज दिशा के लिए विस्थापन है। यस बराबर यू, क्योंकि पीछे जो सिद्ध किए थे उसमें गुरुत्वीय त्वरण नहीं कार्य कर रहा है, उसमें सीधा लिखा गया। जहाँ गुरुत्वीय त्वरण नहीं कार्य करता है वहाँ पर सीधा लिखा जाता है कि विस्थापन बराबर वेग गुणे समय। लेकिन जहाँ पर त्वरण लग रहा है वहाँ पर विस्थापन के लिए क्या सूत्र करेगा? यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, जो अभी इसके पहले निकाले हैं, क्षैतिज दिशा में जब विस्थापन होता है उसमें कोई त्वरण नहीं कार्य कर रहा है, इसलिए वहाँ पर विस्थापन क्या लिखे हैं? क्षैतिज वेग गुणे समय। लेकिन ऊर्ध्वाधर दिशा में चल रहा है तो यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यस का काम क्या कर रहा है? यस का काम आपका वाई का पी क्यू कर रहा है, और पी क्यू का मान कितना है? वाई है। तो इस तरह से पी क्यू बराबर, और यू टी है तो यहाँ पर यू जो है ऊपर की ओर व्यास क्या है? यू आई है। क्या है? यू आई। तो पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा? यू आई। ऊर्ध्वाधर दिशा में विस्थापन यू आई है। समय कितना लग रहा है? टी का, यू आई गुणे टी हो जाएगा, यू के दर यू आई प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। चूँकि गुरुत्वीय त्वरण नीचे काम कर रहा है, एक जगह क्या होगा? माइनस जी होगा। त्वरण दिशा क्या है? नीचे की ओर कार्य करे, नीचे की ओर जी काम करेगा तो क्या हो जाएगा? हम क्या ले रहे हैं? ए बराबर माइनस जी, पी की बराबर यू आई टी प्लस हाफ, क्या लेंगे? ए के स्थान पर लिखेंगे माइनस जी टी स्क्वायर। यहाँ लिखेंगे माइनस जी और टी स्क्वायर। हाँ, एक चीज यहाँ देख लीजिए भाई थोड़ा सा, तब आगे हम लोग चलेंगे। यहाँ हम जी का मान माइनस क्यों ले रहे हैं? थोड़ा ध्यान दीजिए। जब हम वेक्टर पर आइए, आपका गेंद ऐसे फेंका गया है, इस तरह से थोड़ा ध्यान दीजिएगा, नहीं समझ में आएगा नहीं। बहुत सीरियसली ध्यान दीजिएगा इस पर कि जी क्योंकि जी का मान नीचे पॉजिटिव नीचे हो रहा है, अब विस्थापन क्या है? ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ देख लीजिए, जैसे गेंद ऐसे फेंका गया आपका, किस वेग से? यू वेग से फेंका गया। यहीं से हमने लंब ड्राफ कर दिया। यहाँ क्षैतिज वेग यू एक्स है और ऊर्ध्वाधर वेग यू वाई है। तो आपका विस्थापन इधर हम पॉजिटिव ले रहे हैं, इधर क्या ले रहे हैं? इधर की दूरी जब पॉजिटिव लेंगे और वस्तु ऊपर जा रही है और त्वरण नीचे काम कर रहा है, जब ऊपर की दूरी धन लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, तो नीचे की दूरी क्या होगी? नेगेटिव होगी। अगर विस्थापन ऊपर हो रहा है, क्योंकि विस्थापन सदिश राशि है, अगर ऊपर विस्थापन को हम धन ले रहे हैं तो नीचे जो होगा गुरुत्वीय त्वरण जी क्या होगा? नीचे की दूरी क्या होगी? निगेटिव होगी। ठीक है ना? ऊपर हम जो यू आई ले रहे हैं, ये ऊपर धन, तो नीचे अगर ऊपर धन होगा तो वेक्टर के अनुसार नीचे क्या होगा? ऋण होगा। आ गया समझ में ना? इसलिए हम एक मान क्या ले रहे हैं? माइनस जी।
क्योंकि विस्थापन ऊपर हो, इसको धन मान रहे हैं, तो नीचे क्या होगा, ऋण होगा। या पी क्यू जो है ये भी ऊपर ही है, इसको हमने वाई माना है, तो वाई बराबर क्या हो जाएगा, यू आई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। इस समीकरण को 2 डाल दे रहे हैं। समीकरण 1 से हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से हम टी का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 में। समीकरण 1 से टी का मान समीकरण 2 में रखने पर, समझो, समीकरण 1 से क्या करेंगे, समीकरण 1 से टी का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 में। तो समीकरण 1 से टी का मान कितना है, टी बराबर है एक्स अपान यू कास थीटा 0। तो यहाँ रख दीजिए टी के स्थान, तो वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई, और यू वाई का मान क्या है, यू वाई का मान आप माने हैं कितना, यू साइन थीटा 0। कितना है, यू साइन थीटा 0। यू वाई का मान कितना है, यू साइन थीटा 0। और टी का मान कितना है, एक्स बटे यू कास थीटा 0 माइनस हाफ जी, और टी के स्थान क्या माने हैं, एक्स अपान यू कास थीटा 0, एक्स अपान यू कास थीटा 0 का वर्ग। आया समझ में, देखिए यू से यू कट जाएगा, कट गया, और इसको लिख सकते हैं, या वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई इक्वल हो जाएगा साइन थीटा 0 बटे कास थीटा 0 इंटू एक्स माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर हो जाएगा बटे यू स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा 0। आई बात समझ में। अब आपने ये भी पढ़ा है कि साइन थीटा अपान कास थीटा बराबर टैन थीटा होता है। क्या होता है, साइन थीटा अपान कास थीटा क्या होता है, और टैन थीटा होता है। इस कारण से हम क्या लिखेंगे, या वाई इक्वल हो जाएगा टैन थीटा 0 इंटू एक्स माइनस हाफ हाफ इसको हम साथ ले रहे हैं, हाफ जी बटे क्या हो जाएगा, हाफ जी बटे यू स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा एक्स स्क्वायर को बाहर कर दे रहे हैं। या इसको भी लिख सकते हैं हम कि वाई इक्वल टू हो जाएगा टैन एक्स टैन थीटा 0 माइनस कितना हो जाएगा, माइनस 1/2 जी बटे यू स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा 0 एक्स स्क्वायर। यहाँ हम मान लेते हैं, क्या मानेंगे, यू थीटा यू और जी अचर हैं। आपका देखिए थीटा 0 कोण निश्चित है, जी कांस्ट है, ये है आपका, ये अचर है। क्या है, हम मान लेते हैं कि आपका थीटा 0 और यू कामा जी क्या है, अचर है। अचर का मतलब जिसका मान घटे बढ़े हैं। हमें मान लेते हैं कि टैन थीटा 0 बराबर बी, यदि टैन थीटा 0 बराबर बी, और मानते हैं कि जी कामा जी अपान 2 यू स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा 0 को सी मान लेते हैं, तो हमारा वाई इक्वल हो जाए क्या होगा, बी एक्स हो जाएगा।
माइनस सी एक्स स्क्वायर। ध्यान दीजिए, पैरेलल का समीकरण होता है उसमें या तो एक्स घात 2 होगी बड़ी, वाई घात 1 होगी, या वाई घात 2 होगी तो एक्स घात होगी। इस समीकरण में आप देख रहे हैं क्या है कि एक्स की बड़ी घात 2 है, वाई की घात 1 है। इसलिए समीकरण क्या कर रहा है, पैरेलल के समीकरण को व्यक्त कर रहा है। फिर सुन लीजिए, पैरेलल के समीकरण में मैथ में है कि एक्स की बड़ी घात 2 होगी, वाई घात 1 होगी, या वाई घात 2 होगी तो एक्स की बड़ी घात 1, एक्स की छोटी घात होगी। लेकिन इसमें हम सिद्ध किए हैं कि वो एक्स की घात बड़ी 2 है और वाई की घात छोटी है। ले क्या है, ये पैरेलल के समीकरण को व्यक्त करता है, प्रदर्शित करता है। अर्थात किसी भी गेंद को जब आप ऊर्ध्वाधर से की दिशा में, ऊर्ध्वाधर तल में एक्स अक्ष से किसी भी कोण फेंकेंगे तो उसका पाथ क्या होगा, पैरेलल होगा। इसको मैं लिख भी दे रहा हूँ। उपर्युक्त समीकरण में, उपर्युक्त समीकरण में एक्स की बड़ी घात 2, एक्स की बड़ी घात 2 है और वाई की बड़ी घात क्या है, 1 है। अतः यह समीकरण पैरेलल को प्रदर्शित करता है, पैरेलल को प्रदर्शित करता है। इससे स्पष्ट है कि प्रक्षेप का प्रक्षेपण पथ, इससे स्पष्ट है कि प्रक्षेपण पिंड, प्रक्षेप का प्रक्षेप पथ पैरेलल होता है, पैरेलल